So, hello everyone, welcome to the day ninth of anthropological theories. In the anthropological theories, हमने जो है वो पिछली क्लास के अंदर हमने जो है वो पिछली क्लासेस के अंदर ऑलरेडी स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो देखा था हमने कि लेवी स्ट्रॉस का जो स्ट्रक्चरलिज्म है वहाँ से किस तरह से जो है वो मेंटल मॉडल्स बनते हैं और आपके पास जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं उसकी स्टडी जो है वो किस तरह से जो है वो की जाती है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर बात कर ली थी, इसके ऊपर जो है वो हमने चर्चा कर ली थी। और फिर उसके बाद हमने साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी शुरू किया। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हमने जो है राल्फ लिंटन उनको कर लिया था, उनको पढ़ लिया था। और फिलहाल राल्फ लिंटन को पढ़ने के बाद वी हैव डन दी मार्गरेट मीड। और मार्गरेट मीड का क्या क्रिटिसिज्म हुआ, फ्रीडमैन क्या डेरेक फ्रीमैन जो है उसका क्या क्रिटिसिज्म करते हैं, फिर डेरेक फ्रीमैन के ऊपर मार्टिन ओरॉन क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों जो हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगेन वी विल कंटिन्यू विद द साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो जो आपके पास साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को ही हम आगे जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इट इज़ द डे नाइन्थ ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है, हम जो है वो रूथ बेनेडिक्ट और रूथ बेनेडिक्ट के आगे वाले जो आपके पास थिंकर्स हैं उनको यहाँ पे जो है वो देखेंगे। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल यू कैन गो टू दी O2IS अकेडमी। आप O2IS अकेडमी का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो है वो स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए और स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये जो कोर्स है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। और इसके जो है वो आप रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए। इन द रिसोर्स सेक्शन यू विल गेट दी फ्री पीडीएफ फाइल। आपको जो है वो फ्री पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और वहाँ पे जो भी यहाँ पे कंटेंट पढ़ाया जा रहा है आप उस पीडीएफ फाइल से जो है वो कंटेंट पढ़ सकते हैं। सो डिस्कस द वेरियस। अब पहले जो है जैसे हम क्वेश्चंस पहले डिस्कस करते हैं, तो देखिए यहाँ से हमने ऑलरेडी जो है वो देखा था कि कौन कौन से थीम्स के ऊपर जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला जो थीम था वो ये था कि आपके पास अप्रोच को जो है वो हम बहुत यहाँ पे जो है वो प्रोमिनेंस देते हैं। जैसे आपके पास राल्फ लिंटन की कौन सी अप्रोच है, राल्फ लिंटन की जो है वो आपके पास फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। और उसके बाद आपके पास मीड आ जाती हैं, मार्गरेट मीड आ जाती हैं, उनकी कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। उनकी अप्रोच को जो है वो कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कहा गया है। ठीक है, उसी तरह से आपके पास जो है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग अप्रोचेज़ हैं। उन अप्रोचेज़ को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, थीम फर्स्ट जो है वो अप्रोचेज़ से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरे तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कंट्रीब्यूशन से, कि अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो कंट्रीब्यूशन के अंदर अगेन आपके पास जो है वो तीन अहम चीज़ें आ जाती हैं। एक जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूशन के अंदर ये अहम चीज़ है कि आपके पास जो है उन्होंने किताबें क्या लिखी हैं, उनके काम कौन कौन से हैं, उनके वर्क्स कौन कौन से हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है आपके पास उन्होंने केस स्टडी कह लीजिए, देसी भाषा के अंदर केस स्टडी कहते हैं हम, लेकिन उनकी जो एथनोग्राफी है वो किन कल्चर्स के ऊपर निकली है और उनके जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आए हैं। तो इन दो चीज़ों का जब संगम हो जाता है, दो चीज़ों का जब मिलन हो जाता है, तो उसको जो है वो हम कंट्रीब्यूशंस कह देते हैं। और एक आपके पास जो तीसरी थीम आ जाती है, इसी के साथ जो है इम्पॉर्टेंट थीम आ जाती है, वो है आपके पास जो है वो नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़। तो नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ जो है वो आपके पास तीसरी इंपॉर्टेंट थीम है, जहाँ से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। बाकी दो तरह के क्वेश्चन जो हैं दे आर वेरी कॉमन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। एक तो नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ तो है ही, और दो तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास थीम्स अप्रोचेज़ के ऊपर पूछा जाता है। और कंट्रीब्यूशन के अंदर भी आप जो है वो अप्रोच के बारे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है वो ज़्यादा होलिस्टिक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है। हाँ, एक आपके पास चौथी और थीम है, इसी कंट्रीब्यूशन से ही वो थीम जो है वो निकल सकती है, कि आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मॉडल पर्सनैलिटी, स्टेटस पर्सनैलिटी, जो आपके पास राल्फ लिंटन है, राल्फ लिंटन के कुछ कंसेप्ट्स हैं। जैसे आपके पास जो है वो स्टेटस पर्सनैलिटी का कंसेप्ट जो है वो राल्फ लिंटन देते हैं, कि आपके पास जो है स्टेटस पर्सनैलिटी का मतलब क्या है। बेसिक पर्सनैलिटी का कंसेप्ट जो है वो राल्फ लिंटन देते हैं। उसी के साथ जो है वो पर्सनैलिटी ऑफ सोशल इन्वेंटर
और कल्चरल इन्वेंटर उसका कंसेप्ट राल्फ लिंटन देते हैं। तो ये जो आपके पास स्पेसिफिक कंसेप्ट्स हैं, इनको जो है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको जो है वो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो बेसिकली 4 तरह के जो सवाल है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अपने माइंड को उस तरह से प्रोग्राम कर लीजिए कि ये 4 तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पूछे जाएंगे, और मैं इन चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली पकड़ के बैठूंगा या बैठूंगी। ठीक है, अगेन यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड पर्सनैलिटी। तो पूरा साइकोलॉजिकल जो आपके पास जो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसको जो है यहाँ पे पूछ लिया गया है। देन क्रिटिकली डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रूथ्स बेनेडिक्ट और टू स्टडी ऑफ द कल्चरल स्टडीज़ के अंदर जो है रूथ बेनेडिक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद जो है वो अगेन मार्गरेट मीड के ऊपर मार्गरेट मीड के कंट्रीब्यूशन और राल्फ लिंटन के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लिया गया है। फिर उसके बाद राल्फ लिंटन, कोरा डबोस, अब्राहम कार्दनर का क्या आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में पूछ लिया गया है। फिर मॉडल पर्सनैलिटी कंसेप्ट के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास जो थीम्स हमने निकाली हैं उन्हीं थीम से जो है वो यूपीएससी सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी हम साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी करेंगे तो ऐसे जो है वो 4 तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको जो है वो अपने दिमाग के अंदर रखेंगे, फिर जो है वो चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ रिवीजन सीरीज़, और मैं इसको जो है वो इसी तरह से कंडक्ट करना चाहता हूँ कि कुछ भी जो है वो फालतू की चीज़ जो है वो आप मत पढ़ें, और सिंपली आप जो है वो अपना टाइम जो है वो सेव करें। ठीक है, फिर आपके पास बातें आती है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रूथ बेनेडिक्ट। रूथ बेनेडिक्ट का जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। रूथ बेनेडिक्ट जैसे आपके पास जो है वो सॉरी जैसे आपके पास जो है वो मार्गरेट मीड थे, तो मार्गरेट मीड जो थे वो स्टूडेंट थी फ्रांस बोआ की। उसी तरह से रूथ बेनेडिक्ट वो भी जो है वो आपके पास फ्रांस बोआ की स्टूडेंट थी। ठीक है, तो फ्रांस बोआ का बहुत बड़ा रोल है कि फीमेल्स को उन्होंने जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर वो जो है लेके आए। तो आपके पास ये देखने को मिलता है कि जब हम कहीं पे एथनोग्राफी करने के लिए जाते हैं तो आपके पास ज़्यादातर पुरुष जो है वो तो बातें करते हैं हम लोगों के साथ, लेकिन जो आपके पास जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, वो जो है वो पीछे रह जाती हैं, वो छूट जाती हैं। तो ज़्यादातर जो एथनोग्राफीज़ हैं उनके अंदर लड़कियों का जो व्यू पॉइंट है वो जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो उनका व्यू पॉइंट रिकॉर्ड करने में जो है वो फ्रांस बोआ का करवाने में फ्रांस बोआ का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्होंने विशेष कर जो है वो रूथ बेनेडिक्ट और आपके पास जो है वो मार्गरेट मीड को जो है वो ट्रेन किया एथनोग्राफीज़ के अंदर, फील्ड वर्क के अंदर। बहुत बड़ा जो है वो ये फ्रांस बोआ का एक योगदान है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ को। एनीवेज, आपके पास जो जूनी इंडियंस हैं मैक्सिको के, तो उनके अंदर इन्होंने जो है वो उनकी पर्सनैलिटी को स्टडी किया। क्वाकतुल रेड इंडियंस की पर्सनैलिटी को जो है स्टडी किया। तो आपके पास डोबूज ऑफ मेलिनेशिया, उनकी पर्सनैलिटी को स्टडी किया। तो ये जो है वो आपके पास जो है वो इनके फील्ड वर्क्स हैं। फिर उसके बाद इनका कंसेप्ट क्या है। इनका कंसेप्ट जो है वो आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर है। ठीक है, इनका कंसेप्ट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, पर्सनैलिटी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर है। कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब क्या है कि आपके पास बेसिक पर्सनैलिटी जो है वो आपके पास जो है वो एक कल्चर की जो है वो बेसिक इमेज या फिर बेसिक पर्सनैलिटी जो है वो क्या है। ठीक है, बेनेडिक्ट का जो कल्चर को समझाने का तरीका है वो कहती हैं कि कल्चर इट इज़ अ पीस ऑफ वीविंग विच इज़ stand in which the strand is formed by the recognizable pattern. It is called configuration. Sorry. And all the configurations they combine to project the individual cultural personality. वो कहती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो किसी शर्ट को बनाना है और आपने जो है वो कोई स्वेटर को जो है वो किसी चीज़ को जो है वो निट करना है। तो उसको निट करने के लिए आप क्या करोगे कि पहले जो है वो छोटे छोटे फैब्रिक्स लोगे, उस फैब्रिक से, उस धागे से जो है वो एक बड़ा धागा जो है वो बनाया जाएगा। और अगर आप उस धागे को देखोगे, अगर मैं यहाँ पे इस धागे को देखूँगा और मैं उसी स्टैंड में मैं आगे चल के किसी धागे को देखूँगा, तो दोनों के अंदर जो है वो मुझे जो उनका पैटर्न है वो सेम दिखाई देगा।
कि किस तरह से छोटे छोटे फैब्रिक्स को जो है वो उन्होंने कंबाइन किया है और आपके पास जो है वो एक प्रॉपर धागा जो है वो बन चुका है, जिससे जो है वो एक स्वेटर जो है वो बुनी जाएगी या फिर जो शर्ट है वो जो है वो वीव की जाएगी, बनाई जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए धागे का एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है कि अगर मैंने यहाँ पे देखा मुझे वही पैटर्न नज़र आया, कहीं मैं उसी स्ट्रैंड में आगे चल के देखूंगा तो वहाँ पे भी जो है वो मुझे वही पैटर्न जो है वो नज़र में आएगा। ठीक है, तो आपके पास एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है। तो जब आपके पास जो है एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न आ जाता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो धागे के ऐसे रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स आपस में जो है वो जुड़ते हैं और आपके पास एक जो है वो कल्चरल पर्सनैलिटी या फिर एक जो कल्चर है, कल्चरल ईथोस हैं, उनका जो है वो निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो रूथ बेनेडिक्ट हैं वो कल्चर को इस तरह से जो है वो समझाती हैं। ठीक है, तो वो आपके पास एक जो है वो थ्रेड का या फिर आपके पास पीस ऑफ वीविंग का जो है वो एग्जांपल देती है। सो एवरी कल्चर देयर इज अ यूनिक सेंट्रल सबमिटिव प्रिंसिपल या फिर एक सेंट्रल एक्सिस या फिर इसी चीज को वो क्या कहती हैं, बेसिक ईथोस या फिर सोल, बेसिक ईथोस। ठीक है, सो उनके जो कंसेप्ट को भी नाम दे दिया गया है आपके पास बेसिक पर्सनैलिटी या फिर आपके पास जो है वो बेसिक ईथोस अप्रोच। ठीक है, तो बिकॉज उनका जो ज़्यादातर उनका जो एक ख्याल है, उनका जो एक चीज़ों को स्टडी करने का तरीका है वो बेसिक पर्सनैलिटी के ऊपर है, वो एक कल्चर के बेसिक ईथोस के ऊपर है। तो एज अ डोमिनेंट पैटर्न ऑफ द ईथोस कलर ऑल द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ कल्चर। फॉर एग्जाम्पल वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे जो लोग हैं वो एक ही तरह से सोचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे जो लोग हैं वो एक ही तरह से सोचते हैं। अगर आप कल्चर के अंदर जाओगे, एक इंसान एक तरह से सोचेगा, दूसरा इंसान दूसरे तरह से सोचेगा, तीसरा इंसान तीसरे तरह से सोचेगा, तो आपके पास डाइवर्सिटी है। बट कुछ जो आपके पास पैटर्न्स हैं जिनको हमने बेसिक ईथोस कह दिया है, कुछ जो आपके पास पैटर्न्स हैं वो आपके पास जो है वो डोमिनेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल के एक आपके इंडियन कल्चर के अंदर जो आपको ये पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा कि हम जो है वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो एक हाई जो है वो वर्चू मानते हैं एजुकेशन को। तो जब भी आपके पास रिश्ता होता है किसी का तो एजुकेशनल स्टेटस जो है वो किसी भी इंसान का जो है वो पहला जो है वो सवाल ये पूछा जाता है कि बेटी या फिर बेटा जो है वो कितना जो है वो पढ़ा लिखा है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपके पास डोमिनेंट ईथोस हो गए। और फिर उसके बाद ये डोमिनेंट ईथोस जो है वो बाकी चीज़ों को रंग देते हैं। ठीक है, डोमिनेंट ईथोस जो है वो आपको बाहर से नजर आएंगे और बाकी चीज़ें भी जो है वो उन्हीं डोमिनेंट ईथोस के ऊपर जो है वो निर्भर दिखाई देंगी। तो फिर उसके बाद जो आपके पास जो है लेट से कोई आपका रिश्ता मांगने के लिए आया है तो पहले वो जो है वो ये पूछेगा कि बिटिया या फिर जो बेटा है वो कितना पढ़ा लिखा है। तो आगे आने वाले जो सवाल हैं वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो निर्धारित होंगे। समझ रहे हो ना? तो आपके पास जो डोमिनेंट पैटर्न्स हैं, the dominant pattern or the ethos, they color all the dominant pattern in the all other dominant pattern in the culture। बाकी और जो आपके पास डोमिनेंट पैटर्न्स हैं उनको जो है वो कलर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिंस ऑल द चिल्ड्रन दे आर ब्रॉट अप इन द सेम ईथोस, कि हर चिल्ड्रन जो है वो एक तरह के ईथोस के अंदर जो है उनकी अपब्रिंगिंग होती है। ठीक है, तो अगर माँ बाप जो है वो कल्चरली जो है वो एजुकेशन को जो है वो सबसे ऊपर रख रहे हैं तो हर एक चाइल्ड के मन के अंदर ये ख्वाहिश रहेगी कि मैं जो है वो आपके पास पढ़ लिख जाऊँ। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? तो ये इसको हम कहते हैं बेसिक ईथोस। बेसिक ईथोस या फिर आपके पास जेनेसिस या फिर सोल ऑफ द कल्चर। और वो कहती हैं कि जो आपके पास ये बेसिक ईथोस हैं ये कुछ नहीं है, ये तो आपके पास डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपके पास जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को दो पार्ट्स के अंदर जो है वो इन्होंने डिवाइड किया है। तो आपके पास पहला जो है वो आपके पास है अपोलियन। ठीक है,
अपोलियन और अपोलियन, अपोलियन के अंदर जो है वो आपके पास कौन कौन सी डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आती हैं, जैसे आपके पास इसके अंदर आ जाती है ऑर्डर आ जाता है, यूनिटी आ जाती है, हारमनी आ जाती है, ये सारी चीज़ें जो है वो अपोलियन पर्सनैलिटी के अंदर आ जाती है। ठीक है, यानी कि जब लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है वो रहने की कोशिश करें, उनके अंदर इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट जो है वो कम हो, एक दूसरे को जो है वो ज़्यादा जो है वो मान्यता दें, ज़्यादा जो है वो एक दूसरे को पसंद करें। तो जब आपके पास ऐसा ईथोस, ऐसा सोल जो है वो लोगों के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है, लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उस पर्सनैलिटी टाइप को, उस डोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप को जो है वो अपोलियन कहते हैं और अपोलियन कहते हैं। फिर आपके पास जो है द नेक्स्ट वन, इट इज़ द डायनोजियन और डायनाजियन। सो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर एक ब्रेकअप जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल नाउ हम जो है वो एजुकेशन को, पढ़े लिखे होने को कम अहमियत देना हमने जो है स्टार्ट कर दिया। जैसे पंजाबी हाउस होल्ड्स का आप एग्जांपल ले लो, तो आपके पास पंजाबी हाउस होल्ड्स में ज़्यादा जो है वो एजुकेशन को, पढ़ाई लिखाई को जो है वो इतना देखा नहीं जाता। जो आपके पास जो चीज़ मेन पूछी जाती है वो ये पूछता है कि बेटा या बेटी जो है वो कितना कमा लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा जो है वो आगे आ गया। जब पैसा जो है वो आगे आ जाता है, जब आपके पास पैसा जो है वो डोमिनेंट ईथो बन जाता है, तो लोगों के अंदर इंडिविजुअलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब इंडिविजुअलिटी बढ़ गई और एक्सेसिव कंपटीशन हो गया, सोसाइटी के अंदर एक्सेसिव कंपटीशन आ गया, तो इसके साथ सोसाइटी जो है वो ब्रेकअप की ओर जो है वो बढ़ जाती है। एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल को नहीं देखता, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद की जो है वो चीज़ों के बारे में सोचता है कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके पास जो डोमिनेंट सोल है, जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, वो इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी जो है वो आपके पास बननी स्टार्ट हो जाती है। इंडिविजुअलिस्टिक ईथोस जो है वो आपके पास सोसाइटी के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो डोमिनेंट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जब आपके पास डायनोजियन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, यू आर गेटिंग मोर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, आप ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हो नेचर के अंदर। फिर आपके पास जो है वो अपोलियन आ जाए। अपोलियन के अंदर आपके पास यू आर मोर इन दी हारमनी विद अदर्स, आपके अंदर जो है वो सेंस ऑफ कंपटीशन जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे वो जो है वो इस चीज़ को समझाने के लिए वो जो है वो कुछ केस स्टडी जो है वो आपके पास करती हैं। तो पहली केस स्टडी जो है वो रूथ बेनेडिक्ट की, वो जो है वो डोबू सोसाइटी के अंदर है। डोबू सोसाइटी के अंदर जो है वो डायनोजियन पैटर्न को और डायनाजियन पैटर्न को जो है वो स्टडी किया गया है। सो वो जो है वो फैमिली पैटर्न को स्टडी करती हैं। फैमिली पैटर्न के अंदर क्या है, बच्चे को जो है द चाइल्ड इज़ केयर्ड ओनली बाय द मदर एंड हिज अंकल हुम ही इज़ हेयर ऑफ, जिससे जो है वो उसको जो आपके पास जो लैंड वगैरह है वो मिलनी होती है। अबॉर्शंस दे आर वेरी कॉमन। अबॉर्शंस क्यों कॉमन हैं, क्योंकि ब्रेकअप्स बहुत कॉमन हैं डोबू सोसाइटी के अंदर। क्योंकि ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस बहुत कॉमन हैं, तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि जो आपके पास बच्चा है, बच्चा अगर लेट से पैदा भी हो जाता है तो मदर जो है वो ज़्यादा उसका ध्यान नहीं रखती, और जो मैटरनल अंकल है वो बाहर होता है काम के चलते। मदर जो है वो कई बार उसको भी बाहर जाना पड़ता है, या फिर मदर का कोई प्रॉपर अफेक्शन नहीं होता उनके बच्चों के साथ। तो जो बच्चा है वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा जो है चिड़चिड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसको प्रॉपर वार्मथ जो है वो नहीं मिलता। ठीक है, अब जब बच्चे के अंदर प्रॉपर सिक्योरिटी का सेंस नहीं है, बच्चा जो है वो जब आपके पास मदर का प्यार नहीं मिला, तो बच्चे के अंदर सिक्योरिटी का सेंस कैसे आएगा। फिर आपके पास मैजिक आ जाता है। इन दी डोबूज नथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय नेचर। भगवान जो है, नेचर जो है वो कोई कुछ कंट्रोल नहीं करता, हर चीज़ को ये माना जाता है कि इंसान कंट्रोल कर रहा है। तो इसके अंदर जो है अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो जाए तो ये माना जाता है कि किसी ने कुछ टूना टोटका करवा दिया होगा, कोई विच क्राफ्ट हुआ होगा कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। आप अगर मान लो डोबूस के अंदर आप बीमार पड़ जाओ, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि पक्का किसी ने कुछ करवाया होगा। सो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो बिल्कुल गायब है। ठीक है, कॉल ऑफ वेंजेंस थ्रू मैजिक इट इज़ वेरी कॉमन। कॉल ऑफ वेंजेंस का मतलब क्या है कि बदले की भावना में जो है वो एक जो है वो अपना स्टेप उठाते हैं, विच क्राफ्ट वगैरह करते रहते हैं।
तो क्रॉप्स भी, जो आपके पास क्रॉप्स हैं उनको भी मैजिक के बाद जो है वो ग्रो किया जाता है। ठीक है, लेजेंडरी जो हीरोज़ हैं, विलन्स हैं, उनके पास सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, तो वो जो है वो विलन्स वगैरह से डरते रहते हैं कि हमारे पीछे ना कोई भूत वगैरह लग जाए। तो बिल्कुल जो है वो आपके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो आपके पास जो है वो सोसाइटी के अंदर बिल्कुल गायब है। ठीक है, फिर आपके पास बात आती है फूड, फियर एंड एंग्जाइटी की। फियर एंड एंग्जाइटी के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो फूड पॉइजनिंग आ जाती है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, जो आपके पास डोबुअन्स हैं वो जो है दे आर लिविंग इन द कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग पॉइजनड। पॉइजन होने का जो है वो उनको फियर लगा रहता है कि कोई जो है वो हमें जहर ना खिला दे। ठीक है, क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी गायब है। जेलस बहुत हैं, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, हॉस्टाइल हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, बहुत ज़्यादा डिसीटफुल हैं। ठीक है, ऊपर से जो आपके पास डाइवोर्सेस हैं, री मैरिजेस हैं, दे आर वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। ठीक है, दे आर मोस्ट कॉमन एंड बिकॉज ऑफ द विच क्राफ्ट ईच विलेज इट इज़ गाइडेड बाय देयर मैन। हर विलेज को उसके इंसान जो है वो गाइड करते हैं, गार्ड करते हैं, और बाहर वाले को जो है वो एंटर नहीं करने दिया जाता। तो बाहर वाली कम्युनिटीज़ के साथ जो है वो एक सस्पिशन जो है, झगड़ा जो है वो बना रहता है। सरफेस रिलेशनशिप्स तो ऐसे लगते हैं कि ठीक ठाक हैं, एक दूसरे को वो बिल्कुल जो है वो मीठा बोलेंगे, बहुत कम जो है वो एक दूसरे के साथ वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन सस्पिशन जो है वो उनके अंदर खूब रहता है। ऐसी आपके पास डोबुअन्स की जो है वो पर्सनैलिटी है, यानी कि डोबुअन्स के अंदर जो है वो एक डायनोजियन पर्सनैलिटी जो है वो आपको देखने को मिलती है। गेटिंग द पॉइंट? सो जब आप डायनोजियन पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो डोबुअन्स का एग्जांपल जो है वो आपके पास जो है वो रूथ बेनेडिक्ट जो है वो आपको प्रस्तुत करती हैं, आपको जो है वो दिखाती हैं। ठीक है, तो आपके पास सारा कुछ जो है वो आपके पास, बिकॉज जो आपके पास बेसिक इथोस है सोसाइटी के अंदर, वही जब डायनोजियन हो गए तो सोसाइटी जो है वो आपको डिसइंटीग्रेटेड नज़र आती है। तो आपके पास जो है वो सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी की जो कल्चर है उसके अंदर जो है वो आपके पास जो विच क्राफ्ट है वो बहुत प्रिवेल्ड मिलेगा। ठीक है, आपके पास जो है वो लोगों के अंदर जो है वो जेलसी जो है, वो हॉस्टिलिटी जो है वो आपके पास मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पर्सनैलिटी ही ऐसी बन चुकी है। तो यहाँ पे जो जैसे फॉर एग्जांपल रूथ बेनेडिक्ट ने कहा था कि जो आपके पास कल्चर है वो डिटरमाइन कर रही है कि पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आपके पास जो है वो रूथ बेनेडिक्ट कहती हैं कि जो आपके पास पर्सनैलिटी है वो डिटरमाइन करती है कि आपके पास जो कल्चर है वो कैसा बनेगा। पर्सनैलिटी डिटरमाइन करेगी कल्चर को। ठीक है, और पर्सनैलिटी को वो जो है वो जो आपके पास डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, या फिर आपके पास जो डोमिनेंट ईथोस हैं, जो बेसिक ईथोस हैं, जो बेसिक एक्सेस है, उनको जो है वो दो पार्ट के अंदर वो डिवाइड करती हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती हैं कि या तो आपके पास जो है डायनोजियन है या फिर आपके पास जो है वो अपोलियन है। ठीक है, तो दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करती है, और फिर जो है वो कल्चर के बारे में बात करती हैं कि आपके पास जो है कल्चर कैसा है। फिर आपके पास आते हैं जूनी रेड इंडियंस। तो जूनी रेड इंडियंस के अंदर भी वो आपके पास ठीक विपरीत जो है वो चीज़ें शो करती हैं उनकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो जैसे आपके पास डोबुअन्स जो थे सामने वाले को देख के राज़ी नहीं थे। ठीक है, एक उनके अंदर जो है वो डिसवर्चू था, सेंस ऑफ जो हॉस्टिलिटी थी। तो आपके पास जूनीज़ के अंदर जो है वो लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म होता है, कि वो जो है वो सामने वाले को हमेशा जो है वो साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा जो है वो अपने ग्रुप को जो है वो आगे रखेंगे। तो इनका भी जो है वो काम इंटरव्यूज़ के ऊपर है, इंटरव्यूज़ को वो करती हैं जूनीज़ के अंदर जाके, और इंटरव्यूज़ के अंदर वो बताती हैं कि ये जो लोग हैं वो सेल्फ ग्लोरी को जो है वो ज़्यादा आगे नहीं रखते। ठीक है, वो जो है वो सेल्फ ग्लोरी को ज़्यादा जो है वो आगे नहीं रखते, तो ज़्यादा जो है वो ग्रुप को जो है वो आगे रखा जाता है। फिर आपके पास मैजिक फोर्स।
जो आपके पास मैजिक है वो इट इज़ नेवर यूज फॉर द मेलेवोलेंट पर्पसेस। मेलेवोलेंट पर्पसेस के लिए जो है वो मैजिक नहीं किया जाता, ख़राब पर्पसेस के लिए जो है वो मैजिक नहीं किया जाता। मैजिक जो है वो आपके पास जो है वो हमेशा बेटरमेंट के लिए जो है वो किया जाता है। बड़ी बड़ी लॉन्ग लॉन्ग सेरेमनीज होती हैं, लेकिन वो जो है वो पूरी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए जो है वो यहाँ पे मैजिक किया जाता है। ठीक है, जो आपके पास डिसएग्रीमेंट्स हैं वो ओपन फाइट्स के ज़रिए, ओपन फाइट्स मतलब ओपन डिबेट्स के ज़रिए जो है पूरी सोसाइटी आती है पास में। अगर दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया तो पूरी सोसाइटी जो है वो एक पंचायत के अंदर आएगी, बैठेगी और वहाँ पे जो है वो लोग अपना तर्क वितर्क रखेंगे। तो ये है आपके पास, तो आपके पास जो है वो दिस इज़ हाउ द जूनीज बिहेव। यहाँ पहले देखिए वहाँ पे क्या था, वो एक दूसरे के साथ बोलते ही नहीं थे। दे वर वेरी पोलाइट बट दे वर वेरी हॉस्टाइल। और यहाँ पे जो है वो आपके पास अगर किसी तरह का डिसएग्रीमेंट हो भी जाता है तो लोग उसको मिलके सुलझाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो आपके पास बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देयर इज़ कम्युनल रिजेक्शन ऑफ अल्कोहल। कम्युनल रिजेक्शन ऑफ अल्कोहल मतलब लोग अल्कोहल को, शराब को अच्छा नहीं मानते। लेकिन वहाँ पे जो है वो आपके पास क्या था, डोबूज के अंदर क्या था कि द ड्रिंकिंग वॉज देयर इवन इन द क्वाकतुल इंडियंस, द ड्रिंकिंग इज देयर। ड्रिंकिंग है क्वाकतुल इंडियंस के अंदर। जब ज़्यादातर लोग जो है वो ड्रिंकिंग को एक्सेप्ट करते हैं तो सोसाइटी को ऐसे समझ लीजिए कि सोसाइटी जो है वो आपके पास जो है वो डायनोजियन पैटर्न के ऊपर जा रही है। यानी कि सोसाइटी जो है वो आपके पास डिसइंटीग्रेशन करने के लिए जो है वो जा रही है। देन द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आर कलेक्टिव। पावर भी कलेक्टिव होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कलेक्टिव होती है, कोई प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इन द क्वाकतुल इंडियंस आपके पास एक चीफ के पास जो है वो कंसंट्रेटेड पावर होती है। देन आपके पास हैप्पी लाइफ। इन दी जूनी लाइफ स्टाइल जो है वो आपके पास जो है उसके अंदर कोई सेंस ऑफ सिन नहीं है, कोई आपके पास पाप का सेंस नहीं है कि लोगों को ये धमकाया जाएगा कि आपने ये कर दिया तो जी पाप लग गया, ये कर दिया तो जी पाप लग गया। ठीक है, देयर इज़ नो यूनिवर्सल पिक्चर ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गॉड एंड ईवल। कोई आपके पास यूनिवर्सल पिक्चर नहीं है। तो लोगों को जो है वो सेक्स इज़ नॉट कंसिडर्ड द सिन बट इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगेन आपके पास जो है वो एक हार्मनी जो है, इंटरनल हार्मनी जो है इनके अंदर जो है वो देखने को मिलती है। डाइवोर्सेस और री मैरिजेस जो हैं वो बहुत सिंपल हैं तो इनके अंदर। सो थस अ नॉर्मल पर्सनैलिटी ऑफ जूनी इट इज़ इन द कॉन्ट्रास्ट टू द डोबूज। ठीक है, इट इज़ मोर सिक्योर, मोर जेनरस, मोर कोऑपरेटिव। और आपके पास जो आपका कल्चर है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई दे जाती हैं। बिकॉज द पर्सनैलिटी इज़ वेरी सिक्योर, द पर्सनैलिटी इट इज़ वेरी सिक्योर, तो आपके पास जो है द जनरल सेंस ऑफ कंपटीशन, द जनरल सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी इट इज़ मिसिंग। वो आपके पास नहीं है, कंपटीशन का सेंस नहीं है, आपके पास कोऑपरेशन का सेंस है। और कोऑपरेशन का सेंस कहाँ पे दिखाई देता है? इट इज़ इन दी बेनिवोलेंट मैजिक। तो बेनिवोलेंट मैजिक के अंदर जो है वो दिखाई देता है। देयर आर नो कॉल्स ऑफ, जो आपके पास जो बदले की कॉल्स थी, जो वेंजेंस की कॉल्स थी, जैसे हमने पिछले जो है वो डोबूज के अंदर देखा, तो डोबूज के अंदर जो है वो वेंजेंस की कॉल्स थी कि मैं तेरा जो बदला है वो टूने टोटके से मैजिक से लूँगा। यहाँ पे वेंजेंस की कॉल्स नहीं है। इफ़ देर इज़ डिसएग्रीमेंट देन द डिसएग्रीमेंट इज़ ओपनली कॉल्ड। उसको ओपनली जो है वो बताया जाता है कि ये मेरा तेरे से जो है डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, व्हेन द डिसएग्रीमेंट इट इज़ ओपनली कॉल्ड, उसको ओपनली बुलाया जाता है, सबको जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो लोग मिलते हैं और उसके तर्क वितर्क के ऊपर जो है वह चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कलेक्टिवनेस है सोसाइटी के अंदर। अब देखिए जो आपके पास डोमिनेंट पैटर्न है सोसाइटी का, वो आपके पास जो है वो आपके कल्चर को जो है वो डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री चलती हैं। जो आपके पास मार्गरेट मीड है, मार्गरेट मीड का मानना है कि आप कल्चर को स्टडी कीजिए, कल्चर जैसा होगा वैसी आपके पास पर्सनैलिटी बन जाएगी। और जो आपके पास जो रूथ बेनेडिक्ट हैं उनकी मेथडोलॉजी जो है, जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी की मेथडोलॉजी जो है, डोमिनेंट पर्सनैलिटी की मेथडोलॉजी या फिर आपके पास डोमिनेंट ईथोस की मेथडोलॉजी जो है, वो आपके पास क्या कहती है कि पर्सनैलिटी को समझिए।
आप लोगों के साथ बात कीजिए, लोगों से आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा कि लोग कैसे हैं। तो जो आपकी उनकी पर्सनैलिटी है वही जो है वो आपका कल्चर होगा। सो यहाँ पे आपके पास रूथ बेनेडिक्ट जो हैं वो ठीक आपके पास जो है वो उनके कंप्लीमेंट्री चलती हैं। जो आपके पास रूथ बेनेडिक्ट हैं वो आपके पास मार्गरेट मीड से ठीक जो है वो कंप्लीमेंट्री चलती हैं। मार्गरेट मीड अगर कल्चर टू पर्सनैलिटी आ रही हैं तो आपके पास रूथ बेनेडिक्ट जो है वो पर्सनैलिटी टू कल्चर जा रही हैं। तो वो जो है वो पर्सनैलिटी के टाइप्स जो है वो बताती हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वो जो है वो चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस को जो है वो समझ रही थी। जो रूथ बेनेडिक्ट थी वो कल्चरल प्रैक्टिसेस को जो है वो बता रही थी आपको कि कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी हैं। ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। जो आपको क्रक्स है वो पता चल गया होगा। तो इनकी जो अप्रोच है वो पर्सनैलिटी को स्टडी करने की रहती है। इनकी जो अप्रोच है बहुत बार जो है उसको बेसिक ईथोस अप्रोच या फिर बेसिक पर्सनैलिटी अप्रोच जो है वो कहा जाता है, या फिर जो है सेंट्रल एक्सिस अप्रोच वगैरह जो है वो इसको कह दिया जाता है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन the basic personality approach of Ruth Benedict. 15 marks. ठीक है। इन द इंट्रोडक्शन यू विल राइट कि रूथ बेनेडिक्ट ने आपके पास कहाँ कहाँ पे काम किया। डोबूस के अंदर काम किया है, आपके पास जो है काकतुल इंडियंस के अंदर काम किया है, और आपके पास जो है जूनी इंडियंस के अंदर काम किया है। और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे काम करके जो है ये कंसेप्ट बनाया जिसको हम जो है वो बेसिक पर्सनैलिटी या फिर बेसिक ईथोस या फिर सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। फिर उसके बाद इसको डिफाइन कीजिए कि आपके पास सेंट्रल एक्सिस है क्या। कि आपके पास जो है पर्सनैलिटी जो है, जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, इट इज़ लाइक दी इट इज़ लाइक दी कॉन्फ़िगरेशन। और वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है, जो आपके पास बेसिक वीविंग है वही सारी चीज़ें जो है वो आप लिख दोगे। ठीक है। इट इज़ लाइक द कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जो बेसिक वीविंग है। जैसे आपके पास थ्रेड के अंदर एक जगह के ऊपर एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दूसरी जगह के ऊपर दूसरा आपके पास वैसा ही जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। देन उसके बाद जो है आपने ये सारी चीज़ें लिख दी। फिर उसके बाद आप जो है वो इनकी केस स्टडीज़ लिखोगे। केस स्टडीज़ के अंदर आप जो है वो दोनों की केस स्टडीज़ लिखोगे। यू विल राइट अबाउट द डोबूस, यू विल राइट अबाउट द जूनीज़। तो कैसे जूनीज़ जो हैं वो आपके पास अपोलियन बनाते हैं और आपके पास ये जो है वो डायनोसियन बनाते हैं। इन चीज़ों को लिखने के बाद आप जो है वो इनका क्रिटिसिज्म करेंगे कि दैट दिस स्कीम, बहुत लोगों ने जो है वो इसको कहा है कि इट इज़ ओवर सिंप्लीफाइड। इसको जो है वो ओवर सिंप्लीफिकेशन या फिर ओवर जनरलाइजेशन जो है वो इसके अंदर जो है वो देखने को मिलता है कि प्रॉपर फील्ड वर्क जो है वो नहीं किया गया, ओवर जनरलाइजेशन जो है वो किया गया है। सो ये जो है वो इसका बेसिक जो है वो क्रक्स है क्रिटिसिज्म का। जो बाकी बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हैं, बट ये जो ओवर जनरलाइजेशन वाला है ये इसका जो है वो क्रक्स निकलता है। फिर उसके बाद जो है यू विल ट्राई टू कंक्लूड, फिर जो है वो आप कंक्लूड करोगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप बेसिक पर्सनैलिटी को जो है वो आप समझाओगे। ओके। सो यू विल राइट दिस आंसर एंड यू विल सेंड इट इन हेयर। आप इस नंबर के ऊपर जो है वो आप इसको सेंड करोगे, और या फिर जो है वो आप O2IAS Academy ऐप के ऊपर जा सकते हैं। O2IAS Academy ऐप के ऊपर जाके जो है वो आप अपना आंसर लिख के जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप यू हैव गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।